नमस्कार दोस्तों। कहानी गोल्ड में आज सुनिए डॉक्टर आशा पांडे जी की लिखी कहानी कैक्टस। जून की दोपहरी, चिलचिलाती धूप, साए साए करके बहती लू। घर में सभी सो रहे हैं, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही है। ऐसी स्थिति में मेरे दिलो दिमाग में यादें ही मंडराया करती हैं। आज भी वही स्थिति है। लेटे लेटे जब ऊब गई तो झल्लाकर उठ गई। कंधे पर फैले बालों को लपेटकर जूड़ा बनाती हुई मैं बालकनी में आ गई। उफ, बाहर चारों तरफ मरघट जैसा सन्नाटा। सड़क पर यदा कदा एकाध रिक्शेवान पसीने से नहाए हुए अपने रिक्शे को खींचते चले जा रहे थे। बीच बीच में आइसक्रीम बेचने वाले की घंटी की टन टन आवाज उस निस्तब्धता को तोड़ रही थी। शायद वह गलती से इस मोहल्ले में आ गया था, या फिर उसे नहीं ज्ञात था कि संभ्रांत मोहल्ले के पैसे वाले लोग अपने बच्चों को सड़क पर घूमने वाली ठेला गाड़ी से आइसक्रीम नहीं खिलाते। घंटी की टन बंद हुई तो अचानक दृष्टि बालकनी के गमलों पर अटक गई। एक दर्द भरी मुस्कान होठों पर बिखर गई। मुझे कितना स्नेह है कैक्टस के पौधों से। कितने ध्यान से मैं इन पौधों की देखभाल करती हूँ। फूल पत्तों से रहित, कांटों से युक्त इन पौधों को देखने में मुझे बहुत आनंद आता है। शायद इसलिए कि मेरी जिंदगी भी इन्हीं पौधों की तरह रसहीन है। अभी कल की ही तो बात है। मैं कैक्टस में पानी डाल रही थी, उसी समय रेनू आ गई थी। मुझे तल्लीनता से पौधों में पानी डालते देख उसने पूछा था, नमिता, क्या तुम नहीं जानती हो कि ये कैक्टस के पौधे कितने कृतज्ञ होते हैं? इनकी इतनी सेवा कर रही हो, लेकिन जरा सी असावधानी हुई नहीं कि अपने कांटों से तुम्हारी उंगलियों को डस लेंगे। मुझे तो यह नहीं अच्छा लगता कि मैं जिसे स्नेह करूं वही मुझे धोखा दे। उस समय मैंने रेनू की तरफ देखकर सिर्फ मुस्कुरा दिया था। मैं उसे कैसे समझाती कि इन पौधों में ही मेरे प्राण बसते हैं। ये चुभते जरूर हैं, किंतु मुझे इनके इसी व्यवहार से बेइंतहा प्यार है। और होता भी क्यों ना, मेरी जिंदगी में वह भी कैक्टस की तरह ही आए थे। मुझे वो सारे दिन बखूबी याद है। मैं ग्रेजुएट भी नहीं हो पाई थी कि मेरी शादी के लिए लड़के की खोज की जाने लगी थी। मैं बहुत रोई थी, क्योंकि मेरा आगे पढ़ने का मन था। घर में किसी से शादी न करने की बात करना, अपने वैवाहिक जीवन के बारे में सोचना, राय देना मेरे परिवार में असभ्यता मानी जाती थी। अंत में मैंने भगवान से प्रार्थना की, लेकिन शादी टल न सकी और वह मेरे जीवन में अग्नि को साक्षी मानकर आ ही गए। उनका गोरा रंग, धीर गंभीर व्यक्तित्व, खूबसूरत नाक नक्श तथा मधुर मुस्कान ने मुझ पर कुछ ऐसा जादू किया कि मेरे मन से शादी का विरोध निकल गया। सभी मेरे भाग्य की प्रशंसा करते थे और मैं भी अब कुढ़ने की बजाय खुश होने लगी थी। मैं स्वप्न लोक की कल्पना में डूबती उतराती दुल्हन के लिबास में सिमटी हुई उनके साथ उनके घर आ गई थी। उनका घर नहीं, आज लग रहा है, उस समय तो वह मुझे जन्म जन्मांतर से जाना पहचाना अपना ही घर लग रहा था। कार जैसे ही दरवाजे के सामने रुकी, घर के अंदर से महिलाओं का रेला खिलखिलाता हुआ कार तक पहुंचाया था। उनकी बुआ जी ने आगे बढ़कर मुझे कार से नीचे उतारा और बोली, बेटा, यह जो देहरी पर चावल का कलश है, पहले इसे पैर से गिरा देना, और बाद में यह जो डलिया रखी है उसे कोई एक के बाद एक आगे बढ़ाता जाएगा और तुम उसी डलिया में पैर रखते हुए धीरे धीरे चलना। फिर उनको आवाज देती हुई बोली, विवेक, कहाँ गया तू? सुन, तुझे भी डलिया पर पैर रखते हुए बहू के पीछे पीछे चलना है। कल से लगातार परेशान हो रहा हूं, अभी और कितना आगे पीछे चलाएंगी आप लोग? उनकी आवाज में झुंझलाहट थी, लेकिन सब एकदम से हंस पड़े। उनकी आवाज की तलखी ने मुझे क्षण भर के लिए आश्चर्य में डाल दिया था, किंतु हंसी के ठहाकों के बीच मैंने अपनी सोच को निरर्थक महसूस किया और उनकी बुआ के निर्देशानुसार चावल के कलश को पैर से नीचे गिराकर आगे बढ़ी। मैं अभी डलिया पर पैर रखते हुए 5-6 कदम ही आगे बढ़ पाई थी कि अचानक वह
यह सब नौटंकी मुझसे नहीं होगी, कहते हुए तेज कदमों से आगे बढ़ गए थे। उनके साथ ही मेरी शॉल, जिससे गांठ बांधने की रस्म पूरी की गई थी, मेरे कंधे से खिंचकर जमीन पर घिसटती हुई कुछ दूरी पर जा गिरी। सबकी हंसी गायब हो गई। वातावरण में सन्नाटा छा गया। मैं सहम गई। बुआ ने मुझे अकेले ही डलिया पर पैर रखवाते हुए कोहबर में लाकर बैठा दिया था। थोड़ी देर बाद शायद किसी के समझाने बुझाने पर वह आए थे और कोहबर की बची हुई रस्म पूरी की गई थी। उनको केंद्र में रखकर वैवाहिक जीवन की रंगीन कल्पना मैंने की थी। उस पर अचानक ग्रहण लगता हुआ सा प्रतीत हुआ। पति के साथ प्रथम मिलन कितना पवित्र और समर्पित होता है, प्रथम स्पर्श कितना रोमांचक होता है, यह मैं कभी जान ही न पाई। उनको सामने पाकर मैं सहम जाती थी। मेरे मन में भय समा गया था। उन्होंने भी तो मेरे उस भय को दूर करने का कभी कोई प्रयास नहीं किया। हमारे विचार एक दूसरे के विपरीत थे। भावनाओं को उनके विचारों में कोई स्थान नहीं था। वह पूर्णतः प्रैक्टिकल थे और मैं अत्यंत भावुक। उनकी निरस्ता को अपनी सरसता से कम करने का मैं बहुत प्रयास करती थी। अपना सर्वस्व समर्पण करके उनका सर्वस्व पाना चाहती थी, लेकिन उनका दिल मुझसे हजारों मील की दूरी बनाए हुए था। चाह कर भी मैं नजदीक नहीं जा पाती थी। दिल की दूरियों के कारण हमारी नजदीकियां निरर्थक साबित हो जाती थीं। शादी के चंद दिनों बाद ही वह बहुत देर से घर लौटने लगे थे। मैं इंतजार करते करते थक जाती। टीवी भी कितनी देर देखती। उनकी माँ स्वभाव से बहुत अच्छी थी। उन्होंने मेरे मन की पीड़ा को समझ लिया था, लेकिन मैं कुछ बोलकर, रोकर या बेचैनी दिखाकर उन्हें अधिक आहत नहीं करना चाहती थी। देर से आने का कारण शायद उनकी व्यावसायिक व्यस्तता थी, लेकिन फिर भी मुझे लगता कि क्या शादी के बाद कुछ दिनों तक भी मुझे व्यवसाय से अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता था। जो व्यक्ति शादी के तुरंत बाद से ही मुझे इतना महत्वहीन समझ रहा है, वह आने वाले दिनों में मेरे साथ कैसा बर्ताव करेगा, इसका स्पष्ट खाका मेरी नजरों के सामने खिंच जाता था। देर से आना एक मजबूरी हो सकती थी, लेकिन आने के बाद भी उनके व्यवहार में कोई लगाव महसूस नहीं होता था। मुझसे बात करने के लिए उनके पास व्यावसायिक उतार चढ़ाव, हानि लाभ के चंद शब्द ही होते थे, जबकि मैं उनसे यह सुनना चाहती थी कि वह घर आने के लिए आतुर थे, लेकिन नहीं आ पाए जिसके लिए उन्हें खेद है, या फिर कल से ऐसा नहीं होगा वगैरह वगैरह। उन्होंने मुझसे इतना इंतजार करवाया, इसलिए कुछ मान मनुहार ही कर लें और प्यार भरे शब्दों में अपनी मजबूरी बता दें, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता था। वह चुपचाप सो जाते थे। मैं बहुत टूट जाती थी। धीरे धीरे वे रात रात भर गायब रहने लगे। एक बार हिम्मत करके मैंने उनसे पूछ लिया था, किस तरह का व्यवसाय है आपका जिसमें पूरी पूरी रात मीटिंग चलती है? हमेशा तो मैं रात भर गायब नहीं रहता। वह चिढ़ गए थे। हमेशा तो नहीं, लेकिन अधिकतर तो आप गायब ही रहते हैं। डरते हुए मैंने कहा था। तमाम तरह के काम हैं, तुम्हें सबका हिसाब देना जरूरी है क्या? उनकी आंखें लाल हो गई थी। मैंने महसूस किया कि वे अपने क्रोध को दबाने का प्रयास कर रहे थे। क्यों नहीं है जरूरी, मैं पत्नी हूं आपकी। अपना पूरा साहस बटोर कर बोल गई थी मैं, लेकिन मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हो पाई कि वे चिल्ला पड़े थे। अपनी औकात में रहो। पत्नी हो तो सिर पर बैठोगी क्या? तुम्हारी जगह घर में है, वहीं पड़ी रहो। मैं कब आता हूं, कब जाता हूं, क्या करता हूं, इन सब बातों को जानने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मैं क्या सब तुमसे पूछकर करूंगा? मैं चुप हो गई थी। वह ड्राइंग रूम में जाकर सो गए थे। अपनी गलती मानती हुई मैंने उनको मनाने का प्रयास भी किया था, लेकिन उन्होंने एक झटके में मुझे ढकेल दिया था। मैं बहुत देर तक रोती रही। शारीरिक और मानसिक कलेश की वजह से मेरी इच्छा सुबह उठने की नहीं हो रही थी, लेकिन माँ कुछ जान न पाए इसलिए उठकर काम में लग गई। माँ के बार बार कहने पर भी वे मुझे कहीं बाहर नहीं ले जाते थे। मैं कुछ समझ न सकूं इसलिए माँ बोल देती थी कि बड़ा संकोची है, मेरा लिहाज करता है, इसलिए तुम्हारे साथ कहीं घूमने नहीं जाता। लेकिन यह कहते वक्त उनका हृदय कितनी पीड़ा झेलता था, यह मुझसे छुपा नहीं था। यही कारण था कि मैं सब चुपचाप सह जाती थी। धीरे धीरे मैं समझ गई
कि उनको मुझसे कोई मोह नहीं है, तथा बहुत प्रयास करके भी मैं उनको अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती हूँ। कभी कभी अड़ोस पड़ोस तथा रिश्तेदारों की सुगबुगाहट मेरे कानों तक पहुँचती थी कि बाहर कोई और है जिसमें वे अनुरक्त हैं। यह शादी तो माँ के कहने पर कर ली है। विश्वास तो नहीं करना चाहती थी, लेकिन उनका व्यवहार उन बातों पर मुहर लगा देता था। धीरे धीरे घर की बातें बाहर जाने लगीं और मेरे मायके तक पहुंच गईं। एक दिन मेरे बाबूजी मुझे लेने आ गए थे। मेरा मन ऐसी परिस्थिति में मायके जाने का नहीं था, लेकिन बाबूजी मुझे एकाकी जीवन जीने के लिए वहां छोड़ने पर राजी नहीं हुए। घर से निकलते हुए अंतिम पल तक मन में यह इंतजार था कि शायद अब वह मुझे रोक लेंगे, किंतु उनको मेरी जरूरत नहीं थी, सो नहीं रोका। मैं बोझिल कदमों से बाबूजी के साथ आ गई। एक बार फिर से मेरे भविष्य को खूबसूरत बनाने का प्रयास शुरू हो गया। तलाक की अर्जी भेज दी गई और मेरी आगे की पढ़ाई शुरू हो गई। लेकिन अब मेरा मन पढ़ने में नहीं लगता। मुझे हर क्षण अपने गुजरे कल की याद आती है। मैं जो हमेशा आगे ही देखती थी, आगे बढ़ते रहना ही जिसका स्वप्न था, अब मुड़ मुड़ कर पीछे ही देखने लगी हूँ। कितनी उलझ गई हूँ मैं। हमारे बीच कुछ क्षण ऐसे जरूर बीते थे जब मुझे उनकी सहानुभूति, हाँ, सहानुभूति ही कह सकती हूँ, प्यार तो कभी मिला नहीं, मिली थी। उन क्षणों की ऋणी हो उनके शब्दों को सहेज कर मैंने अपने दिल में बसा लिया है और उन्हीं शब्दों को सोच सोच कर आनंदित होती रहती हूँ। गर्मी का महीना था, मैं बीमार पड़ गई थी। दोपहर में वे मेरे कमरे में किसी काम से आए थे और लौट रहे थे। मैंने उनसे कहा था, मुझे ठंड लग रही है, माँ से कह दीजिए ट्रंक से रजाई निकाल दें। वो माँ से कहने नहीं गए, उन्होंने खुद रजाई निकालकर मुझे ठीक से उड़ा दिया तथा मेरे माथे पर हाथ रखकर बुखार की तीव्रता का अनुमान लगाना चाहा था। मेरा शरीर बुखार से जल रहा था, लेकिन उनके इस अप्रत्याशित प्यार से मैं इतना अभिभूत हुई थी कि मुझे शरद की शीतल चांदनी का अनुभव हुआ। ऐसे ही कुछ स्नेहपूर्ण क्षणों को मैं याद करती हूँ, लेकिन सिर्फ मेरे ही याद करने से तो कुछ नहीं हो सकता। कितनी बड़ी दुर्दशा है मेरी। वे मेरे बारे में सोचते तक नहीं और मैं दिलो दिमाग से उनकी ही हो गई हूँ। कभी कभी मेरा स्वाभिमान जाग उठता है और उनके तिरस्कार को याद करते हुए मैं उनको पूरी तरह भूलकर उनसे नफरत करना चाहती हूँ। लेकिन न जाने क्यों बहुत जल्दी ही मैं पुनः भावुक हो जाती हूँ और वह फिर से मेरे हृदय पर छा जाते हैं। मैं हमेशा सोचा करती थी कि क्या वजह है कि लड़कियां अपना पिछला पूरा वजूद भूलकर नए जीवन को सहर्ष स्वीकार कर लेती हैं। यहाँ तक कि उनके नाम और उपनाम भी बदल दिए जाते हैं। फिर भी किस सुख की लालसा लिए, जीवन दायिनी मधुर स्रोत का स्वतंत्र अस्तित्व लिए, ऊंचाई और प्राकृतिक संपदा की संपन्नता से सराबोर सरिता लगभग भागती दौड़ती हुई खारे पानी के सागर में समा जाती है। अपनी पूरी पहचान को छोड़कर सागरमय हो जाती है। निश्चय ही यह वह समर्पण है जो शाब्दिक वर्णन से परे है। इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। उनसे जुड़कर मैंने इस अनुभूति को महसूस किया है। आज 2 साल से हम एक दूसरे से अलग रह रहे हैं। तलाक की अर्जी भी दी जा चुकी है। एक दिन तलाक भी मिल जाएगा, सब कुछ बिखर जाएगा। अब तक की सारी बातों को एक सपने की तरह भूलना पड़ेगा। लेकिन क्या मैं भूल पाऊंगी? विश्वास नहीं होता, लेकिन यह सच है कि इतना सब कुछ होते हुए भी कोई ऐसा क्षण न बीता होगा कि मैंने उनको याद न किया हो। कभी कभी यह जानने की प्रबल लालसा होती है कि क्या किसी क्षण उनके मन में मेरी कमी का एहसास नहीं हुआ। क्या कभी ऐसा हो सकेगा कि वह एक बार, हाँ सिर्फ एक बार यह कह दें कि वे मुझे याद करते हैं। काश वे यहाँ आकर मुझे ले जाते, तलाक की अर्जियों को फाड़कर फेंक देते, मुझे यह हक दे देते कि मैं उनके सीने से लगकर जी भरकर रो लूं। लेकिन मेरी इस कल्पना की उड़ान को कभी साकार रूप मिल सकेगा क्या, जबकि बात तलाक तक पहुंच गई है। तलाक की बात, उफ। संबंधों के पूरी तरह बिखर जाने की बात सोचते ही मेरा दिमाग चकरा जाता है। मानवीय संवेदनाएं कानून के नियमों से परे होती हैं। इन्हें किसी नियम से जकड़ पाना इतना आसान नहीं होता। चाहे जोड़ने की बात हो या फिर तोड़ने की, ये भावनाओं पर ही आधारित होती हैं। इसलिए मुझे लगता है कि क्या कागजी विच्छेद से
मैं दिली संबंध को तोड़ पाऊंगी? क्या मेरे दिल को चैन मिल सकेगा? शायद कभी नहीं। और यही कारण है कि मैं कैक्टस को बहुत पसंद करती हूँ। कई बार सोचा कि इन्हें उखाड़ कर फेंक दूं, लेकिन हाथ गमले तक जाकर लौट आते हैं। इन पौधों को उखाड़ने से क्या? मेरे दिल में जो कैक्टस स्नेह पा रहा है, क्या उसे मैं उखाड़ कर फेंक सकूंगी? ये बेचारे तो उंगलियों को ही बेधेंगे, लेकिन वह तो हर क्षण दिल को फाड़ रहा है। नहीं, मैं कैक्टस को नहीं उखाड़ सकती, नहीं फेंक सकती, कभी नहीं फेंक सकती। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर आशा पांडे जी की लिखी कहानी कैक्टस। दोस्तों, अगर आपको कहानियाँ पसंद आ रही हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।